गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो गई थी। फर्स्ट यूनिट के 2 पार्ट थे, ठीक है। उसमें एक पार्ट था अपना केमिकल बॉन्डिंग वाला और पार्ट था उसके अंदर सेकंड पार्ट था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स हैं वो अपने कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद आज अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, उसका नाम रहेगा केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट, ठीक है। यूनिट फर्स्ट के 2 पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर और सेकंड था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो दोनों कंप्लीट हो गए हैं। सेकंड यूनिट का नाम रहेगा केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट, यानी रासायनिक बंधन फर्स्ट। और फर्स्ट पार्ट में अपने को पढ़ना है केमिकल बॉन्ड। उसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट आएगी उसमें रहेगा केमिकल बॉन्डिंग सेकंड, उसमें पढ़ना है अपने को आयनिक बॉन्ड। और थर्ड रहेगी केमिकल बॉन्डिंग थर्ड, उसमें पढ़ना है अपने को वांडरवाल्स बॉन्ड या वीक इंटरेक्शन होते हैं जैसे वांडरवाल्स है, और इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो हमें पढ़ने हैं केमिकल बॉन्डिंग थर्ड में। तो सेकेंड यूनिट में केवल केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट है, जिसमें हमें पढ़ना है केमिकल बॉन्ड के बारे में, यानी सह संयोजक बंध के बारे में। और सह संयोजक बंध के लिए जो जो सिद्धांत दिए गए थे, जैसे वीबीटी है, संयोजकता बंध सिद्धांत, एमओटी है, ये जो सिद्धांत दिए गए थे ये हम इस वाली यूनिट्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि इस यूनिट का नाम है केमिकल बॉन्ड, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड जिसे हिंदी में बोला जाएगा सह संयोजक बंध। कोवलेंट बॉन्ड हिंदी में इसका नाम रहेगा सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध, ठीक है। तो सह संयोजक बंध की परिभाषा क्या रहेगी, सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे। सह संयोजक बंध की जो परिभाषा है उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, किन्हीं दो परमाणु बंध है वो किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में बना हुआ है। तो किन्हीं भी दो परमाणुओं के बीच का वह बंध जिसमें बंध के दोनों परमाणुओं पर इस बंध से जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों पर, अब एक बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ रहेगा। तो किसी भी अणु में 2 परमाणुओं के बीच का वह बंध जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों पर उस बंध से जुड़े हुए दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है, यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पे जितना अधिकार इस ए का है उतना ही अधिकार इस दूसरे परमाणु ए का रहेगा। तो ऐसा बंध है वो सह संयोजक बंध कहलाता है। परिभाषा में लिखा जाएगा किसी अणु में 2 परमाणुओं के बीच का वह बंध जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों पर या फिर बंध के साजित इलेक्ट्रॉन युग्म पर उस बंध से जुड़े हुए दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है, वह बंध सह संयोजक बंध कहलाता है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल माने इसके अंदर H2 एग्जाम्पल मान लिया। H2 का जो अणु है उसमें इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है उसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने आपस में जुड़ के एक बॉन्ड बना लिया। अब ये जो H2 के अणु में दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के ऊपर जितना इस हाइड्रोजन का इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पे योगदान है या फिर अधिकार है उतना ही इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पे इस हाइड्रोजन परमाणु का रहेगा। तो ये जो H2 के अणु के बीच में जो ये बॉन्ड प्रेजेंट है वो रहेगा कोवलेंट बॉन्ड, हिंदी में रहेगा नाम इसका सह संयोजक बंध। ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद में देखें कि जो सह संयोजक बॉन्ड होता है उसको नॉर्मल ऐसे डेस वाली लाइन है 2 परमाणुओं के बीच में, तो सह संयोजक बंध को एक सॉलिड लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठोस रेखा सीधी रेखा के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये रहेगी इसकी डेफिनेशन होगी सह संयोजक बंध की, ये एक एग्जाम्पल हो गया, और ये इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं वो हो गया। उसके बाद में आते हैं इसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके टाइप पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी सह संयोजक बंध के प्रकार। तो इसके लिए ये लिखा जाएगा कि सह संयोजक बंध है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से रहेंगे 2 प्रकार, तो एक होता है इसके अंदर पोलर कोवलेंट
बॉन्ड, ठीक है। और सेकंड होता है इसमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। दो प्रकार का हो गया सहसंयोजक बंध। पोलर कोवलेंट को बॉन्ड को हम हिंदी में बोलेंगे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, और नॉन पोलर वाले को बोलेंगे अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। वैसे जो ये सहसंयोजक बॉन्ड होता है ना, मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध है वो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध ही होता है। ये भी इसी में आता है, लेकिन ये मुख्य रूप से ज्यादा परसेंटेज इसके इसमें होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अध्रुवीय वाले को पढ़ते हैं। अध्रुवीय का मतलब होता है कि समांगी अणु या फिर होमोजीनस मॉलिक्यूल के अंदर दो परमाणुओं के बीच बनने वाला बंध नॉन पोलर सहसंयोजक बंध कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देखो, होमोजीनस अणु, समांगी अणु, हिंदी में बोलेंगे, सॉरी इंग्लिश में बोलेंगे इसको होमोजीनस मॉलिक्यूल। समांगी अणु का मतलब होता है कि अणु के दो परमाणु हैं, दो समान परमाणुओं से मिलकर बनने वाला अणु समांगी अणु कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में पढ़े हम H2Cl2 पढ़े। जितने भी होमोजीनस मॉलिक्यूल हैं समांगी अणु जो कि समान परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, उनमें जो दो परमाणुओं के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाता है। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें इस बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों परमाणुओं की ईएन एकदम समान है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों पे दोनों परमाणुओं का समान अधिकार रहेगा। वैसे ही Cl2 या क्लोरीन का अणु है, उसमें दोनों ही परमाणु किसके हैं? क्लोरीन के हैं। तो क्लोरीन के दोनों परमाणुओं के बीच में जो ये बॉन्ड प्रेजेंट है वो भी क्या होगा? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होगा। तो जो समान परमाणुओं से मिलकर बनने वाले अणु समांगी अणु कहलाते हैं, और समांगी अणुओं के बीच में जो सहसंयोजक बंध प्रेजेंट होता है वो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। उसके बाद में आता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध है ना, यही मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध होता है। सेकंड आएगा इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। इसमें आता है कि दो लगभग समान ईएन वाले, एकदम समान नहीं है, लगभग समान ईएन वाले दो परमाणुओं से मिलके जो अणु बनते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? हेटेरोजीनस मॉलिक्यूल या विषमांगी अणु बोलते हैं। विषमांगी अणु किससे मिलके बने होंगे? दो अलग अलग ईएन वाले परमाणुओं से मिलके बनने वाले अणु हैं वो विषमांगी अणु कहलाएंगे। और इसमें जो दो अलग अलग परमाणु हैं उनकी ईएन लगभग समान रहेगी, एकदम समान नहीं होती है। जैसे कि हमने पढ़ लिया यहाँ पे HCl है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड या ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये HCl वाला एग्जांपल है वो इसके अंदर रख देंगे। तो दो अलग अलग लगभग समान ईएन वाले परमाणुओं के बीच का बंध है वो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाता है। और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है वो किस में पाया जाएगा? जो विषमांगी अणु होते हैं, जो दो अलग अलग परमाणुओं से मिलके बने हुए होते हैं, वो किस में कहलाएंगे? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, सॉरी पोलर मॉलिक्यूल, जैसे HF हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया, तो ये अलग अलग परमाणुओं से मिलके बने हुए हैं। तो इनके जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो क्या रहेंगे? यहाँ पे पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो रहेगा। ये रहेगा इसमें टाइप ऑफ कोवलेंट, जो दो प्रकार के हो गए। उसके बाद में अपने को पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड के लिए लुईस साइंटिस्ट था, उसने दिया था अपना सिद्धांत। तो इसमें आप लिखें लुईस थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंध का लुईस सिद्धांत। सहसंयोजक बंध का जो लुईस का सिद्धांत है ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो इसमें ये लुईस इसमें साइंटिस्ट का नाम है। तो गिवन बाय, यानी ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये सिद्धांत लुईस नामक वैज्ञानिक है उसके द्वारा दिया गया। लुईस ने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि
केवल वे यौगिक ही या वे अणु ही स्थायी होते हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है कि उस अणु के केंद्रीय परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। यदि उस अणु के बनने से, यदि कोई अणु बन रहा है और अणु बनते समय उस अणु के केंद्रीय परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं कंप्लीट, तब हम बोलेंगे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। और ऐसे यौगिक या ऐसे अणु ही लुईस के नियम के अनुसार क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो लुईस के नियमानुसार स्थायी जो यौगिक होते हैं उसमें सभी परमाणुओं का अष्टक कंप्लीट होना चाहिए, और सभी का ना हो तो कम से कम उसका जो केंद्रीय परमाणु है उस अणु का, उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए। अष्टक पूर्ण होने का मतलब है उसके वैलेंस शेल में या उसके संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब हम बोलेंगे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। और ऐसे मॉलिक्यूल या अणु भी लुईस के नियमानुसार क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ऐसा लुईस ने बताया था। और वह अणु जिसके अंदर केंद्रीय परमाणु के वैलेंस शेल में 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या 8 से इलेक्ट्रॉन कम हो, उन दोनों ही कंडीशन में उस अणु का स्थायित्व कम हो जाता है। ये था इसमें लुईस के सिद्धांत का जो स्टेटमेंट है वो, कि लुईस के सिद्धांत के अनुसार कोई भी अणु स्थायी अणु वह होता है जिसमें अणु के केंद्रीय परमाणु के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात अणु का केंद्रीय परमाणु है उसका अष्टक कंप्लीट हो जाता है, वे अणु स्थायी होंगे। और यदि उसके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वह अणु अस्थायी हो जाता है। ये था लुईस का स्टेटमेंट। उसके बाद लुईस ने क्या बताया, जो एग्जाम्पल थे लुईस के वो देखो। इसमें आता है जैसे कि, हालांकि लुईस वाले सिद्धांत में जो हाइड्रोजन और बेरिलियम है ना, उसके लिए क्या आता है कि ये इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि इसके पास तो ऑर्बिटल ही नहीं है इतने कि ये 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। तो इसके वैलेंस शेल में 8 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसको हम डबलेट मानेंगे। ऑक्टेट की जगह इनका क्या होता है, डबलेट होता है, यानी द्विक होता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। तो हाइड्रोजन और इसमें लिथियम है ना, उसका तो क्या होगा, सॉरी हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम का तो क्या होगा, डबलेट होगा। और बाकी सभी का क्या होगा, ऑक्टेट, या जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे Cl2 वाला एग्जांपल पढ़ रहे हैं, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लिख दिया। जो अणु होते हैं उनके अंदर परमाणु होंगे, तो लुईस के अकॉर्डिंग उनको, उन परमाणुओं के ऊपर उन संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है, जिन्हें लुईस पॉइंट या लुईस बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अणुओं में उपस्थित परमाणुओं के संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों को उन परमाणुओं पर बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है, जिन्हें लुईस बिंदु कहा जाता है। अब दूसरा क्लोरीन का परमाणु है, उसके वैलेंस शेल में भी इसी प्रकार से 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित है और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लिया, Cl2 का अणु बन गया। अब इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन देखो, तो लुईस के अनुसार केंद्रीय परमाणु नहीं हो तो सभी परमाणुओं का अष्टक देखेंगे कि उस अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अब ये क्लोरीन है, तो इस क्लोरीन का ये सहसंयोजक बंध है, दोनों परमाणुओं पे इसका, दोनों इलेक्ट्रॉनों पे इसका भी उतना ही अधिकार रहेगा, तो इसके वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस वाले में इलेक्ट्रॉन हो गए ये, यानी कि बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके वैलेंस शेल में भी माने जाएंगे और इसके वैलेंस शेल में माने जाएंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों पे ये सहसंयोजक बंध होने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉनों पे दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। तो अब इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वाले में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। Cl2 के अणु में दोनों क्लोरीन परमाणु का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस कारण से Cl2 का अणु क्या होता है, स्टेबल या स्थायी अणु होता है। तो लुईस के अनुसार अणुओं की व्याख्या है वो इस प्रकार से की जाती है। एक बॉन्ड बन गया ये दोनों Cl के बीच में। इसी प्रकार से हम और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे हम देखें O2 मॉलिक्यूल, तो
तो O2 मॉलिक्यूल का, अब ऑक्टेट ना, कोई भी अणु अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जरूरी नहीं एक एक इलेक्ट्रॉन का ही साझा करे, वो दो दो का भी कर सकता है, तीन तीन का भी कर सकता है। जब तक कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाए उतने ही इलेक्ट्रॉनों का वो दूसरे परमाणु के साथ में साझा कर लेता है। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑक्सीजन है उसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। अब इस ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन है। देखें 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो O2 का अणु लुईस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, स्टेबल हो गया। लेकिन O2 के अणु ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है, इस कारण से यहाँ पे दो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, इसको बोल देंगे हम डबल बॉन्ड। तो लुईस के अकॉर्डिंग कोई भी अणु अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 2 3 कितने भी इलेक्ट्रॉनों का दूसरे परमाणु के साथ में साझा कर सकता है, जिससे सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा एक एक का तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, और तीन का करने पे क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। O2 के बाद में देखें आप एक ट्रिपल बॉन्ड वाला एग्जांपल, तीसरा देखें इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाले का एग्जांपल। ट्रिपल बॉन्ड वाले में हम करेंगे N2 का एग्जांपल, ठीक है, N2 का एग्जांपल। इसके अंदर देखो नाइट्रोजन है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, दूसरा नाइट्रोजन है इसके वैलेंस सेल में भी क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तीनों इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इसके, 3 बॉन्ड बना लिए, ये हो गया। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 7 8 हो गए, इसके वैलेंस सेल में 6 ही हो गए, 2 ही हो गए, कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार नाइट्रोजन ने क्या किया, N2 का अणु बनाने के लिए दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के साथ में 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने से N2 का स्थायी अणु बन गया। और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, हिंदी में बोलेंगे इसको त्रिबंध। तो जब दो परमाणुओं के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो वहाँ पे जो बंध बनेगा वो रहेगा त्रिबंध। और ये जो HCl2 O2 N2 में जो बॉन्ड बने वो क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये समान परमाणुओं के बीच में बन रहे हैं, इसलिए ये अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। ये रहेगा आपका लुईस का सिद्धांत। तो लुईस के अनुसार ये अणु ही क्या होंगे, स्थायी होते हैं। इसके बाद में हम देखें कार्बन के लिए लुईस के अकॉर्डिंग वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता। तो किसी भी परमाणु के वैलेंस सेल में उपस्थित, किसी परमाणु के वैलेंस सेल में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वही क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है। तो लुईस के अकॉर्डिंग किसी भी परमाणु की संयोजकता उस परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो इसकी वैलेंसी भी 2 है। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वैलेंस सेल में क्या 2p2 है, इसके अंदर सॉरी 2p4 है। 2p4 का मतलब इस प्रकार से है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। नाइट्रोजन में होता है 2p3 का मतलब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी क्या होगी 3। अब आती है कार्बन की बात। कार्बन में क्या होता है 2p2 होता है, 2p2 का मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अपने को पता है एक चतुसंयोजी तत्व है। क्यों होता है, क्योंकि कार्बन के अंदर जो 2s कार्बन जब कोई भी कंपाउंड्स बनाता है तो कार्बन एक्साइटेड स्टेट में बनाता है, उत्तेजित अवस्था में बनाता है। इस कारण से 2s कक्षक के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2p में आ जाएगा। तो कार्बन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कितने होंगे, 1 2 3 4। इस कारण से कार्बन की वैलेंसी है वो 4 होती है। ये रहेगा आपका लुईस का सिद्धांत। अब लुईस का जो सिद्धांत है उसकी कुछ कमियां है, लिमिटेशन है, वो भी पढ़ लेते हैं इसमें। तो इसमें आएगा लिमिटेशन ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस के सिद्धांत की सीमाएं। लिखें लिमिटेशन ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस के सिद्धांत की सीमाएं।
तो लुईस का जो सिद्धांत है उसकी सीमाओं की, लुईस ने तो क्या बताया था, केवल वे अणु ही स्थायी होते हैं जिसमें प्रत्येक परमाणु का अष्टक या केंद्रीय परमाणु का अष्टक कंप्लीट होता है। लेकिन लुईस के सिद्धांत के बारे में कुछ ऐसे यौगिक भी खोजे गए जिसमें केंद्रीय परमाणु के अष्टक में 8 से कम या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है। तो लुईस के अकॉर्डिंग तो वे अणु स्थायी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन वे क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो ये होगी लुईस के सिद्धांत की लिमिटेशन। तो इसमें लिखेंगे कि लुईस के अनुसार तो केवल पूर्ण अष्टक वाले यौगिक या अणु ही स्थायी होते हैं, लेकिन लुईस के सिद्धांत के बाद में कुछ ऐसे स्थायी अणुओं की खोज की गई जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, फिर भी वे स्थायी होते हैं। इसके अंदर पहला जो आएगा वो रहेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। वैलेंस सेल में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड में ऑक्सीजन वाला ऑक्टेट तो क्या है, कंप्लीट है, लेकिन नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने हैं, 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन है। तो लुईस के अकॉर्डिंग तो ये स्थायी होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये क्या एक स्थायी कंपाउंड है, स्टेबल यौगिक है। इस कारण से ये लुईस के सिद्धांत की क्या होगी, कमी होगी कि विषम इलेक्ट्रॉन वाला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लुईस के अकॉर्डिंग स्थायी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये स्थायी यौगिक है, तो ये लुईस की क्या होगी, एक कमी होगी। उसके बाद में आता है सेकंड में जैसे आ गया BCl3 या BF3। ये जो कंपाउंड्स होते हैं, इसमें BF3 बनाए हम, तो BF3 में बोरोन परमाणु है, वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इसके साथ में क्या लगे हुए हैं, फ्लोरीन के परमाणु जुड़े हुए होते हैं, और फ्लोरीन के वैलेंस सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर देखो आप, ये बॉन्ड बन गया, ये इसके साथ में बॉन्ड बना लिया, ये बोरोन ने इसके साथ में बॉन्ड बनाया। BF3 ऐसे होते हैं, BF3 का जो अणु है वो इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये वाला देखो, ये वाला, और ये बन गया ये वाला, और बोरोन वाले को हम बनाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी है 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन बोरोन की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 6, केवल 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी इसके ऑक्टेट में क्या है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन न्यून वाले कंपाउंड्स, ये इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहलाएगा, क्योंकि इसमें केंद्रीय परमाणु के अष्टक में या ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए, वैलेंस सेल में केवल 6 हैं। तो लुईस के अकॉर्डिंग तो ये स्थायी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक स्थायी यौगिक या अणु होता है। तो ये भी लुईस की क्या होगी, ये कमी होगी। इसी प्रकार से BCl3 बन जाएगा। तो वे अणु या यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक कंप्लीट नहीं होता है, वे भी क्या है, यहाँ पे स्थायी है, तो ये लुईस की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यून वाला है ये। उसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल देखें। तीसरे एग्जाम्पल में क्या रहेगा कि केंद्रीय परमाणु के ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से क्या रहेगी, अधिक रहेगी। तीसरे में आप एग्जाम्पल देखें, जैसे PCl5 का ले लिया, या फिर एग्जाम्पल ले लिया हमने SF6 का। तो PCl5 वाले में देखो, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन वाली फैमिली में फास्फोरस, तो नाइट्रोजन में 5 है, तो इसमें भी क्या आएंगे, 5 आएंगे PCl5 में। और क्लोरीन के वैलेंस सेल में अपने को पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, प्रत्येक के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन बना दिया, बन गए। अब ये इसके साथ में बॉन्ड बना रहा है, ये इलेक्ट्रॉन केवल अनपेड वाला इलेक्ट्रॉन है, वो क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ये देखें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट, इस क्लोरीन के में भी 8 हो गए, इसमें भी 8 हो गए, इसमें भी 8 हो गए, और इस वाले में भी क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन इस फास्फोरस के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो गए, 2 4 6 8 10, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, और इस वाले में भी 8 है, और इस वाले में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो PCl5 का केंद्रीय परमाणु है, उसके ऑक्टेट में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, होने चाहिए थे 8 लुईस के अकॉर्डिंग, लेकिन 8 से क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तब ये एग्जाम्पल हो जाएगा प्रसारित अष्टक का, एक्सपेंडेड या एक्सटेंडेड क्या हो गया, ये ऑक्टेट हो गया। तो प्रसारित अष्टक वाला ये कंपाउंड्स है, और लुईस के अकॉर्डिंग स्थायी नहीं होना चाहिए थे, लेकिन ये क्या एक स्थायी यौगिक है, तो ये लुईस की क्या होगी, ये कमी होगी। तो
इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन न्यून अष्टक हो या प्रसारित अष्टक हो। प्रसारित अष्टक का मतलब है कि केंद्रीय परमाणु के अष्टक में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन न्यून अष्टक का मतलब है कि केंद्रीय परमाणु के ऑक्टेट में या वैलेंस सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। दोनों ही कंपाउंड्स क्या होंगे, स्थायी होंगे। उसी प्रकार से आप SF6 का बनाओगे तो सल्फर के वैलेंस सेल में आपको 12 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इसके भी वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, प्रसारित अष्टक है, तो लुईस के अकॉर्डिंग ये स्थायी नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्या है, ये स्थायी है। तो ये लुईस के सिद्धांत की क्या होगी, कमी होगी। तो इसमें ये SF6 वाला एग्जाम्पल है, इसको इस प्रकार से लिखिए। सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 6 के साथ में एक फ्लोरीन जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से सल्फर के वैलेंस सेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो लुईस के अनुसार अस्थायी होना चाहिए, लेकिन ये स्थायी यौगिक होता है, तो ये होगी लुईस की एक कमी। ठीक है। इसके बाद में संयोजक, ये जो सहसंयोजक बंध है, इसको समझाने के लिए दिया गया था संयोजकता बंध सिद्धांत VBT, जो पोलिंग के द्वारा दिया गया था, वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।